तो कल का लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वो था स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी बेल्ट आपको बता रहा था कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा और कौन सा न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी बेल्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि ये स्टेबिलिटी बेल्ट किस किस के बीच में ग्राफ था। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे थे क्या, नंबर ऑफ, यहाँ पर हम दिखा रहे थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिखा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर हम दिखा रहे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इन दोनों के प्लॉट पर जब हम सारे न्यूक्लियसेस को रखते हैं तो हमें पता चलता है यार कि z इक्वल टू 20 तक वो न्यूक्लियसेस स्टेबल थे जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या समान थी। और z इक्वल टू 20 से आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर वो न्यूक्लियसेस स्टेबल थे जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जा रही थी। और ये स्टेबिलिटी बेल्ट जो है ये आपका z इक्वल टू 83 मतलब कि बिस्मथ पे आकर के ये खत्म हो जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि फॉर z लेस देन इक्वल टू 20, जब z का वैल्यू 20 से कम होता है तो यहाँ पर वो न्यूक्लियसेस स्टेबल होते हैं जहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। जब z का वैल्यू 20 से ज्यादा हो जाता है तो आपका वो न्यूक्लियसेस स्टेबल होते हैं जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो जो है वो 1.1 से लेकर के 1.6 के बीच में आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि z इक्वल टू 20 से नीचे सारे न्यूक्लियसेस स्टेबल है, सिर्फ वो स्टेबल है जिनमें आपका ये रेशियो मेंटेन्ड होगा। तो जिन न्यूक्लियसेस में ये रेशियो मेंटेन्ड नहीं होगा, मतलब जो ये स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर या फिर नीचे लाई करेंगे, जो एग्जैक्टली स्टेबिलिटी बेल्ट पर लाई करेंगे वो तो स्टेबल हो गए, बट जो इस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर या फिर नीचे लाई करेंगे वो सारे अनस्टेबल होंगे। इसके आगे भी जो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर या फिर नीचे लाई करेंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे अनस्टेबल होंगे। अगर स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर लाई कर रहा है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो इस रेशियो से ज्यादा है। और अगर स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे लाई कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो इस रेशियो से कम है। यही बात हमने कल लास्ट में पढ़ा था। अब एक बात बताइए, जो स्टेबल है वो तो स्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इतने सारे न्यूक्लियसेस, हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि अगर 1500 न्यूक्लियसेस के बारे में जब हमने स्टडी किया तो उसमें से पता चला कि सिर्फ 260 न्यूक्लियसेस ही स्टेबल थे, बाकी सारे न्यूक्लियाइज जो थे वो अनस्टेबल थे। तो ये जितने अनस्टेबल न्यूक्लियाइज होते हैं वो क्या करेंगे, वो स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करेंगे, और इसी स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश में वो क्या हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो आपके स्टेबिलिटी बेल्ट पर लाई कर रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो स्टेबल है भैया। जो स्टेबिलिटी बेल्ट के या तो ऊपर है न्यूक्लियस या इसके नीचे है न्यूक्लियस, वो स्टेबिलिटी बेल्ट पर कैसे आना चाहता है, वो स्टेबल कैसे होना चाहता है, अब हम वो पढ़ना चाहते हैं। आया बात समझ में, ठीक है। तो हेडिंग डालिए पहला अल्फा डीके, पहला हेडिंग डालिए अल्फा डीके। तो पहला हेडिंग डालिए अल्फा डीके, अल्फा डीके। अच्छा एक बात बताइए, अल्फा शब्द जो है, अल्फा शब्द, ये हमने आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ाया है, कहां पढ़ाया है, पिछले चैप्टर में क्या नाम है सर, रदरफोर्ड साहब का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़े थे अल्फा डीके के बारे में। वहां हमने आपको बताया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल, हीलियम के एटम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। उसी हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, मास नंबर होता है आपका 4। इसका मतलब कि इसके एटम में, ये आपका मान लीजिए अगर हीलियम का न्यूक्लियस है तो इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसके न्यूक्लियस के अंदर आपके 2 प्रोटॉन्स होंगे और आपके 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अगर आप, ये क्या है, हीलियम का एटम है, 2 प्रोटॉन अंदर में, 2 न्यूट्रॉन अंदर में, मतलब टोटल मास नंबर 4, और बाहर में आपका 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का ये न्यूट्रल एटम है। अगर इस एटम में से आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका 2 प्रोटॉन होगा और आपका 2 न्यूट्रॉन होगा। इसी हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। इसी हीलियम के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये अल्फा डीके क्या होता है और अल्फा डीके की मदद से कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल कैसे हो जाता है, ठीक है।
चलो भैया, तो आपके पास मान लीजिए आपके पास एक एटम है, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका पेरेंट, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। आपके एटम का ये न्यूक्लियस है, सिर्फ यहां पर न्यूक्लियस की बात हो रही है क्योंकि हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका पेरेंट न्यूक्लियस, मतलब इस न्यूक्लियस, ये आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, जो होगा इसी के साथ होगा, तो हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर है आपका Z और मास नंबर है आपका A। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये सारा चीज आपको पता है। तो ये है आपका पेरेंट न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल है। ये स्टेबिलिटी होने के लिए क्या करेगा? ये चाहेगा कि ये भी स्टेबिलिटी बेल्ट पर आ जाए, ठीक है। ये क्या करता है स्टेबल होने के लिए? ये अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल को इमिट कर देता है। क्या कर देता है? अल्फा पार्टिकल को इमिट कर देता है। अपने अल्फा पार्टिकल को हमने लिखा है हीलियम 24, ठीक है। अगर इसके अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया बाहर, तो इधर क्या बचा? इधर जो भी बचा, मान लीजिए आपका डॉटर, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस मतलब जो आपके पेरेंट से निकला, उसको बोल रहे हैं डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर आपका पेरेंट न्यूक्लियस स्टेबल होने की चाहत में एक अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचा? 2 प्रोटॉन यहां से निकल चुके हैं, तो यहां बचा Z-2, यहां बचा Z-2, और यहां से आपके 4 न्यूट्रॉन्स मतलब 4 न्यूक्लियॉन्स निकल गए, तो आपका मास नंबर भी घट गया कितना? A-4, प्लस आपका एनर्जी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज क्या हो रहा है? स्टेबल होने के लिए हो रहा है। स्टेबल होने के लिए होगा मतलब स्पॉन्टेनियस होगा, और स्पॉन्टेनियस होगा तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, राइट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। साथ में आपका एक गामा रे भी, गामा पार्टिकल भी रिलीज हो रहा है। क्यों हो रहा है अभी हम समझाएंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि आपका एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियस बोल रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। इसमें से क्या होगा? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हीलियम का जो पार्टिकल है वो बाहर निकलेगा, मतलब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, और ये जो आपका बच गया, इससे निकलने के बाद जो आपका बचा उसको हम बोल रहे हैं डॉटर न्यूक्लियस। और डॉटर न्यूक्लियस में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर संख्या जो है 2 से कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का संख्या है वो 4 से कम हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये जो हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, निकला, इससे स्टेबिलिटी कैसे अचीव हुई? हम कैसे मान लें कि आपका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो अब कैसे स्टेबल हुआ इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 92, और इसका मास नंबर जो है हम ले रहे हैं 238, मतलब यूरेनियम 238 का ये आइसोटोप है, ठीक है। इसने क्या किया? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये आपका एक अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा 2,4, और अगर ये 2,4 इमिट करेगा तो इधर क्या बचता है? इधर बचता है आपका थोरियम। देखिए थोरियम का जो एटॉमिक नंबर है इससे 2 कम हो जाएगा, 92 - 2, यहां पर 90 बचा, और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 238 - 4, तो 234, और साथ में आपका कुछ एनर्जी रिलीज होगा, और साथ में आपका गामा पार्टिकल भी। गामा पार्टिकल को भी बस अभी हम समझाएंगे क्यों रिलीज हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना आप समझ करके चलिए कि यूरेनियम 238 था, इसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ तो आपका थोरियम बना, ठीक है। अब आप जरा देखो कि यहां पर यूरेनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है? अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहेंगे तो 238 - 92 करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका? 146। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? 90, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 144, ठीक है। जब आप यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां पर जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो निकालेंगे, मतलब 146/92 करेंगे, तो ये आता है 1.58 के आसपास। और यहां पर जो आपका बना, जो डॉटर न्यूक्लियस आपका बना, यहां पर जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो लेंगे तो ये आता है 144/90, मतलब ये आता है अप्रॉक्स 1.6 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि अल्फा पार्टिकल इमिट करने के बाद आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है वो बढ़ गया है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और यही तो हम चाहते थे कि जो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी बेल्ट पर, अगर मान लीजिए ये आपका स्टेबिलिटी बेल्ट था, ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी बेल्ट था, जो न्यूक्लियस इसके नीचे लाई करेगा ना, जो इसके नीचे लाई करेगा, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का संख्या स्टेबिलिटी बेल्ट से कम था,
कम था तो इसने क्या किया, इसने अपना अल्फा पार्टिकल इमिट करके अपना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या को, रेशियो को बढ़ा लिया। मतलब अब ये स्टेबिलिटी के नजदीक आ चुका है, अब ये स्टेबल बन चुका है। आया समझ? तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल इमिट करके एक आपका पेरेंट न्यूक्लियस स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है वो बढ़ जाता है। आया समझ? तो यहां इतना, इसको पहले लिखिए और साथ में इसको लिखिए कि ये लिखने के बाद आप लिखेंगे, पहले इतना लिखो फिर हम लिखवा रहे हैं। हो गया सबका? आगे बढ़ा जाए? चलिए जी। तो आप लोग को अल्फा डीके समझ में आया? अल्फा डीके क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है। पहला बात तो कि अल्फा डीके कौन करेगा? अल्फा डीके वो एलिमेंट्स करेंगे, वो एटम्स करेंगे जिनके न्यूक्लियसेस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे लाई कर रहे हैं। क्यों? इसलिए लाई कर रहे हैं क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है वो रिक्वायर्ड संख्या से कम है। तो इस रेशियो को बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे? अल्फा डीके इमिट, अल्फा पार्टिकल इमिट करेंगे। और अल्फा पार्टिकल इमिट करने से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कैसे बढ़ता है उसका एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है? तो पहला लाइन लिखिए अल्फा डीके में कि इट increases the ratio of number of neutrons to number of protons। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है उस रेशियो को ये इंक्रीज करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट लिखिए कि it is shown by heavy nuclei which lie below the stability belt। मतलब वो न्यूक्लियाइज अल्फा डीके शो करेंगे जो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे लाई करते हैं। लिखिए 2 पॉइंट। चलिए जी, हो गया चर्चा बंद। अब देखिए, आपने बोला कि सर अल्फा डीके जब होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो बढ़ेगा। ठीक है? और इस रेशियो को बढ़ाने के लिए अल्फा डीके आपका हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, जो बच जा रहा है वो आपका डॉटर न्यूक्लियस है और साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। बट ये जो हमने गामा पार्टिकल यहां पर लिखा है, ये गामा पार्टिकल क्यों रिलीज हो रहा है? इसके रिलीज होने का क्या लॉजिक है? इसका तो समझ में आ रहा है भैया कि ये रिलीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो बढ़ेगा। जो इसके रिलीज होने के बाद बचा वो ये है, और क्योंकि ये आपका स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, यहां पर मास डिफेक्ट भी होगा, तो आपकी एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है। परंतु ये क्यों रिलीज हो रहा है? तो इसके रिलीज होने का रीजन ये है कि आप मान लीजिए इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, हम इसको पिक्चर से हटा देते हैं। ठीक है? मान लेते हैं कि हमारा अल्फा डीके हुआ, हमारा यही पार्टिकल अभी बना है। इस स्टेज में ये जो आपका डॉटर न्यूक्लियस है ये फुल्ली स्टेबलाइज्ड नहीं होता है। ये अभी अगर हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो आपका डॉटर न्यूक्लियस है ये अभी इंटरमीडिएट स्टेज में ही है। इंटरमीडिएट स्टेज में है, इसका मतलब ये है कि अभी फुल्ली स्टेबल ये नहीं हुआ है। अगर ये इंटरमीडिएट स्टेज में अभी रहेगा, इसका मतलब अभी भी ये किस स्टेज में है? अभी भी ये एक्साइटेड स्टेट में ही है। अभी भी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर भी एक्साइटेड स्टेट में है। और पूरी तरह से स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है? ये गामा पार्टिकल यहां पर इमिट करता है। गामा रेज हम लोग पढ़े थे। तो फुल्ली स्टेबल होने के लिए, अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये क्या करता है? गामा पार्टिकल एमिट करता है। आया समझ में? समझ गए इसको? चलिए चलो जी। तो आपने बोला अल्फा डी के सब लोग समझ चुके हैं। अगला हेडिंग डालिए, मास डिफेक्ट ड्यूरिंग अल्फा डीके। मास डिफेक्ट ड्यूरिंग अल्फा डीके मतलब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि भैया मान लीजिए ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस था, इसका एटॉमिक नंबर Z था, मास नंबर A था। आपने क्या किया? इससे स्टेबिलिटी अचीव करवाने के लिए आपने इससे क्या किया? एक अल्फा पार्टिकल आपने एमिट करवा दिया। उसके बाद जो आपका न्यूक्लियस बचा वो आपका डॉटर न्यूक्लियस हो गया, जिसका आपका एटॉमिक नंबर Z-2 हो गया, मास नंबर A-4 हो गया। साथ में आपकी कुछ एनर्जी भी रिलीज हो गई और एनर्जी के साथ साथ आपका एक गामा पार्टिकल भी रिलीज हो गया। ठीक है? अब इस पूरी प्रक्रिया में कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो हम कैसे निकालेंगे? भाई एक बात बताओ, जितना मास डिफेक्ट होगा, मतलब जितना मास का अंतर इधर और इस साइड और इस साइड में जितना मास का अंतर आया होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई होगी, है कि नहीं? एनर्जी क्यों रिलीज होती है? क्योंकि यहां पर आपका मास ज्यादा होता है,
इधर मास अगर कम हो गया तो वो मास कहां गया, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो अब हम निकालने जा रहे हैं कि इस पूरे प्रक्रिया में मास डिफेक्ट, डेल्टा एम मतलब क्या, मास डिफेक्ट आपका कितना होगा। तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास डिफेक्ट निकालने के लिए हम यहां पर जो आपका मास, जो आपका ये एक्स का न्यूक्लियस है, मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एक्स, इसमें से हम मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल और मास प्लस मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ जो आपका डॉटर न्यूक्लियस है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मास डिफेक्ट आपका कितना है। एक्स का न्यूक्लियस, एक्स का जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस था, इसका मास में से mx क्या है, मास ऑफ, यहां पर हम लिख देते हैं mx क्या है, mx है आपका मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस mx है। MHE क्या है, MHE है आपका मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम नहीं बोलो, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। और आपका My क्या है, ये आपका मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, इसको बोल दो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर हम पेरेंट न्यूक्लियस के मास में से डॉटर न्यूक्लियर का मास और हीलियम जो आपका अल्फा पार्टिकल है उसका मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे को मास डिफेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखने जा रहे हैं, mx को, mx अगर मेरे को निकालना है कि जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियस का मास कितना है, तो हम इसके एटम के मास में से जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, इसके अंदर होंगे, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास अगर हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, मेरे को इसका न्यूक्लियस मिल जाएगा। तो अब हम लिखने जा रहे हैं mx, स्मॉल mx इज इक्वल टू कैपिटल mx माइनस, मतलब ये क्या है, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ x माइनस इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया आपका स्मॉल mx माइनस इसको MHE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हीलियम का एटम लेंगे, हीलियम का एटम का मास लेंगे और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम हटा देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को हीलियम के न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा, प्लस मेरे को y का डॉटर न्यूक्लियस का मेरे को मास चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डॉटर एटम लेंगे, आपका y का एटम लेंगे My, और इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, z-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो z-2 इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम अगर हटा देंगे तो मेरे को टोटल मास डिफेक्ट जो है मेरा, वो मेरे को पता चल जाएगा। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि मास डिफेक्ट कितना आ रहा है। तो mx माइनस ZME, ये कितना हो जाएगा, माइनस MHE, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपका प्लस 2ME, ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस My, ठीक है। और ये आपका माइनस ZME और इधर माइनस के साथ मिलकर के, तो मतलब प्लस ZME और ये आपका कितना, माइनस माइनस प्लस 2ME और माइनस के साथ मिलकर के माइनस 2ME। अब आप देखेंगे कि आपका माइनस ZME और प्लस ZME एक दूसरे को काट दिया, प्लस 2ME और माइनस 2ME एक दूसरे को काट दिया, तो आपका मास डिफेक्ट का फॉर्मूला कितना बन करके अल्फा डीके में, mx माइनस MHE माइनस My, और इसी को आप बोल सकते हैं डेल्टा M इज इक्वल टू mx माइनस My प्लस MHE। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला ऑफ मास डिफेक्ट इन अल्फा डीके। और यहाँ पर mx क्या है, mx My क्या है, ये भी लिख लो। आपका mx यहाँ पर हम लिख देते हैं, mx जो है, mx है एटॉमिक मास ऑफ x। My क्या है, My है आपका एटॉमिक मास ऑफ y, डॉटर एटम। और ये आपका क्या है, MHE क्या है, ये आपका एटॉमिक मास ऑफ हीलियम और अल्फा पार्टिकल। आया समझ में, लिख लीजिए। तो दूसरा स्टेप समझाइए। ये वाला यहाँ से यहाँ कैसे है ना, ये आपको समझ में आ रहा है। ये आपका x का न्यूक्लियस। अब एक बात बताओ, जो आपका x होगा, x में क्या होगा, x मतलब इसमें इसका न्यूक्लियस होगा x का, और इसके चारों तरफ x के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, ठीक है। x के एटम में क्या होगा, x के एटम में x का न्यूक्लियस होगा प्लस x के आपके इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर के x का एटम बनाएंगे, ठीक है।
तो अगर आपको x के न्यूक्लियस का मास निकालना है तो पूरे x के एटम के मास में से x के इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप हटा देंगे तो आपको x के न्यूक्लियस का मास निकल जाएगा। तो यही यहां पर हमने किया है कि x के न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए x के एटम के मास में से इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, z इलेक्ट्रॉन्स थे, तो z इलेक्ट्रॉन्स के मास को हमने हटा दिया तो मेरे को x का न्यूक्लियस का मास निकल गया। और वही चीज हमने यहां हीलियम के लिए किया है, वही चीज हमने यहां y के लिए भी किया है। आया समझ में? लिख लीजिए। ये दोनों में अंतर है। ये आपको न्यूक्लियस का मास है, स्मॉल एम, जहां स्मॉल एम लिखा हुआ है ये न्यूक्लियस का मास बता रहा है, और जहां कैपिटल एम लिखा है ये आपको एटम का मास बता रहा है। ये न्यूक्लियस का मास है, ये आपका एटम का मास है। सवाल में आपको ये देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आपको एटम का मास दिया रहेगा, इस बार आप पुट करेंगे आंसर आएगा। तो न्यूक्लियस करेगा तो उसमें हाँ सबका। चलो, तो आपने बोला कि सर जब अल्फा डीके होता है तो आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A है, ये क्या करता है? आपका एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है 2, 4। साथ में आपका जो बच गया वो आपका डॉटर न्यूक्लियस, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? Z-2, मास नंबर हो जाएगा A-4। साथ में यहाँ पर कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है और ये एनर्जी के साथ साथ आपका एक गामा पार्टिकल भी रिलीज होता है। ठीक है, मास डिफेक्ट यहां पर कितना होता है? डेल्टा एम। ये आपको डेल्टा एम पता चल गया, m ऑफ x माइनस m ऑफ y प्लस m ऑफ he। ये आपको मास डिफेक्ट भी पता चल गया। अब आपको पता है ये एनर्जी, यही जो आपका मास डिफेक्ट है, ये मास डिफेक्ट क्या करेगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा m इंटू c², और आपको एनर्जी रिलीज करेगा, तो यहां पर आपको एनर्जी मिलेगी। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो एनर्जी रिलीज हुई Q, इस एनर्जी का क्या होगा? ये एनर्जी कहां जाएगी? ये जो Q एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है, ये एनर्जी कौन लेके जाएगा? आपका ये जो भाई साहब निकले हैं साथ में गामा पार्टिकल, आपको पता है गामा पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है वो 10⁻⁻12 मीटर से भी कम होता है, इतना ज्यादा हायर एनर्जेटिक होता है। तो इसकी जो भी वेवलेंथ होगी अपने वेवलेंथ के बराबर E = hc/λ, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। तो इतना एनर्जी लेकर के तो भाई साहब ये आपका निकल गया बाहर, गामा पार्टिकल ये चला गया। टोटल एनर्जी Q थी, Q में से ये अपना वाला हिस्सा लेकर के बाहर निकल गया। बच कितना गया? बच गया आपका Q माइनस E, इतना एनर्जी बचा हुआ है। इस एनर्जी का क्या होगा? इसको कौन लेकर के जाएगा? ये जो दो आपके निकले हैं भाई साहब, आपका डॉटर न्यूक्लियस Y और आपका अल्फा पार्टिकल, ये बचा हुआ हिस्सा, ये दोनों आपस में मिलकर के कुछ हिस्सा डॉटर न्यूक्लियस ले जाएगा और कुछ हिस्सा आपका जो है अल्फा पार्टिकल लेकर के चला जाएगा। कहां, कैसे लेकर के जाएगा? थोड़ी कोई थैली में डाल करके ले जाएगा, नहीं, अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी लेकर के चला जाएगा। मतलब इसको वेलोसिटी मिलेगी और उस वेलोसिटी के साथ ये निकल जाएगा। तो जो आपकी एनर्जी बची रह गई Q माइनस E, वो कुछ हिस्सा डॉटर न्यूक्लियस, कुछ हिस्सा अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर के चला जाएगा। तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए, एनर्जी कंसिडरेशंस इन अल्फा डीके। एनर्जी कंसिडरेशंस इन अल्फा डीके। एनर्जी कंसिडरेशंस इन अल्फा डीके, मतलब जो आपकी एनर्जी निकली वो कहां गई, किसके पास गई, कौन कितना हिस्सा लेकर के एनर्जी का चला गया, अब हम वो निकालने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं कि ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस था X, ये शुरुआत में कहां था? रेस्ट में था। रेस्ट में था, क्या हुआ? अल्फा डीके हुआ। अल्फा डीके हुआ तो क्या निकला? एक आपका निकला अल्फा पार्टिकल, एक आपका निकला अल्फा पार्टिकल, और दूसरा आपका क्या निकला? दूसरा आपका निकला डॉटर न्यूक्लियस, दैट इज Y। ये आपका मान लीजिए डॉटर न्यूक्लियस है और ये आपका अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, X था पेरेंट न्यूक्लियस, ये रेस्ट पर था, निकला क्या? अल्फा पार्टिकल निकला और डॉटर न्यूक्लियस निकला। ठीक है,
ये दोनों क्या करेंगे, आप बोल रहे हैं कि Q एनर्जी निकली थी, उसमें से E एनर्जी आपका गामा पार्टिकल लेकर के चला गया, तो कितनी एनर्जी बची हुई है, Q माइनस E एनर्जी बची हुई है, और इस Q माइनस E एनर्जी का कुछ हिस्सा अल्फा पार्टिकल ले जा रहा है, कुछ हिस्सा आपका डॉटर न्यूक्लियस लेकर के जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस Y इज इक्वल टू Q माइनस E। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला बात, आपका ये जो पेरेंट न्यूक्लियस X था, ये शुरुआत में रेस्ट में था, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो थी, मतलब इसका मोमेंटम जीरो था, इसका इनिशियल मोमेंटम Pi जीरो था। जब ये टूटा तो आप बोल रहे हैं कि इसके टूटने से जो दो लोग बने, ये दोनों के पास वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी आ गई मतलब दोनों के पास मोमेंटम आ गया। तो दोनों के पास मोमेंटम अगर आया है, मान लीजिए इसका मोमेंटम है आपका P अल्फा और इसका मोमेंटम है आपका Py, यहां पर समझते हैं, इसका मोमेंटम P अल्फा, इसका मोमेंटम Py, तो इन दोनों का मोमेंटम भी कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपका नेट मोमेंटम अभी भी जीरो ही रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर पार्टिकल पर, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो कंजर्वेशन मोमेंटम आपका कंजर्व्ड रहेगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। तो एक बात बताइए, आपका ये था पेरेंट न्यूक्लियस, ये रेस्ट में था, इस पर किसी ने बाहर से फोर्स लगाया है क्या? नहीं लगाया है। जो भी इसका हो रहा है इसके अंदरूनी फोर्सेस के चलते हो रहा है, बाहर से इस पर किसी ने फोर्स नहीं लगाया है। तो अगर बाहर से फोर्स नहीं लगाया है, तो अगर इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो इसका फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। मतलब ये जो दो पार्टिकल्स निकलेंगे, इनको वेलोसिटी तो मिलेगी बट एक दूसरे के विपरीत दिशा में मिलेगी, और कुछ इस तरह से मिलेगी कि इनका नेट मोमेंटम कैंसिल होकर के जीरो आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो हम लिखेंगे ये आपका मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ये कितना होना चाहिए? मोमेंटम ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। मोमेंटम ऑफ एक्स मतलब आपका पेरेंट न्यूक्लियस के बराबर होना चाहिए, और क्योंकि ये आपका जीरो था तो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ये कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आ रहा है समझ में? चलो, अब आपको पता है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मोमेंटम के टर्म्स में, ये कितना होता है? पी ए स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो आप मोमेंटम का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और हम मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। आया समझ में? ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? चलो, अब आप मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल चुके हैं, मोमेंटम ऑफ आप ये भी निकाल चुके हैं। आप बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों का रिलेशन ये होगा, मतलब मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा वो माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और क्योंकि दोनों का डायरेक्शन आप विपरीत ले चुके हैं, तो इसका P ऑफ y मान लो, P ऑफ y को अगर आप मान लो लिख रहे हैं P ऑफ माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा का डायरेक्शन ऑलरेडी निगेटिव है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? बराबर होगा ना? डायरेक्शन दूसरे के विपरीत है और मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि आपका अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ठीक, अंडर रूट से अंडर रूट आपका हट गया, तो आपका क्या बना? 2 ऑफ मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ वाई इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। 2 से 2 आपका कैंसिल, तो आपका यहां से क्या रिलेशन आया? मास ऑफ अल्फा बाई मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस y इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हैं क्या? यहां से आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इंटू मास ऑफ अल्फा बाई मास ऑफ y। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। लिखिए यहां तक। वहाँ पे इक्वल कैसे किए दोनों को सर? ये दोनों को? अच्छा देखो, आप ये यहां तक समझे? हाँ।
दोनों का मोमेंटम का सम जीरो होगा। अगर सम जीरो होगा तो हमने क्या किया, इसमें से y को इधर रखा, इससे यहां देखो, यहां पर डायरेक्टली देखो, y को इधर रखा, अल्फा को उधर भेज दिया, तो इसका अगर डायरेक्शन के साथ हम लिखेंगे तो ये रिलेशन होगा। और अगर डायरेक्शन को हटा दें, हम दोनों का मॉड ले लें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने दोनों के मैग्नीट्यूड को यहां पर क्या किया है, इक्वेट किया है। फर्स्ट इक्वेशन से कोई रिलेशन है ना? नहीं, इसका फर्स्ट इक्वेशन ये पूरा मोमेंटम से आ रहा है। हाँ, देखो यहां तक में आपके दो इक्वेशंस आए हैं, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, दोनों को हम साइड में लिखते हैं, फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे। पहला है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वाई इज इक्वल टू क्यू माइनस ई, ये है आपका इक्वेशन 1। दूसरा है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इनटू मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ वाई। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, इसका वैल्यू ऊपर रखेंगे काइनेटिक एनर्जी। हाँ, इसका काइनेटिक एनर्जी वाई का वैल्यू 2 में से निकाल करके 1 में रखेंगे, आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आ जाएगा। यहां से सेकेंड इक्वेशन में से काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई को फर्स्ट इक्वेशन में हम रखने जा रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी वाई के बदले सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू रखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इनटू मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू माइनस ई। अब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को कॉमन निकाल लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या, क्यू माइनस ई। ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इनटू मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाई इनटू इज इक्वल टू क्यू माइनस ई। तो यहां से आपका काइनेटिक एनर्जी अल्फा का कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी अल्फा का आ गया क्यू माइनस ई इंटू मास ऑफ वाई बाई मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी अल्फा का। और आपका काइनेटिक एनर्जी वाई क्या हो जाएगा, इसी को आप सेकंड इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा जो आपका आया है सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए, तो आपको काइनेटिक एनर्जी वाई का मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी वाई का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको वहां पुट कीजिए, तो क्यू माइनस ई इंटू मास ऑफ वाई बाई मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई इंटू मास ऑफ अल्फा बाई मास ऑफ वाई से मास ऑफ वाई कट गया। अब काइनेटिक एनर्जी वाई का कितना आया, काइनेटिक एनर्जी वाई का आ गया क्यू माइनस ई इंटू मास ऑफ अल्फा बाई मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी वाई का फॉर्मूला, लिख लीजिए। चलिए, ये फॉर्मूले आपके आ चुके हैं, बस लास्ट 2 फॉर्मूला है, 2 मिनट का खेल है, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। आपका क्या था इक्वेशन, एक्स जेड ए, ये टूट करके बना रहा था अल्फा पार्टिकल 2 4, डॉटर न्यूक्लियस बच जा रहा था आपका z माइनस 2 a माइनस 4 प्लस आपका एनर्जी क्यू रिलीज हो रहा था और आपका गामा पार्टिकल भी निकल रहा था। आपने फॉर्मूला निकाला काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल टू क्यू माइनस ई इंटू मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एम ऑफ अल्फा प्लस एम ऑफ वाई। और दूसरा आपने फॉर्मूला निकाला काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू माइनस ई इंटू एम ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई एम ऑफ अल्फा प्लस एम ऑफ वाई। अब एक बात बताइए, जो आपका अल्फा पार्टिकल है, मतलब जो आपका हीलियम है अल्फा पार्टिकल, इसका मास कितना है, इसका मास नंबर कितना है 4। तो आप यहाँ पर अल्फा की जगह 4 लिख सकते हैं और वाई एम ऑफ वाई की जगह आप a माइनस 4 लिख सकते हैं। हम लिखने जा रहे हैं एम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट में लिखने जा रहे हैं, और एम ऑफ वाई हम लिखने जा रहे हैं a माइनस 4, ये भी हम एटॉमिक मास यूनिट में ही लिखने जा रहे हैं। तो इन 2 वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आ जाएगा q माइनस ई इंटू एम वाई की जगह a माइनस 4 और डिवाइडेड बाई अल्फा क्या है 4 प्लस a माइनस 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आपका फॉर्मूला कितना आया, a माइनस 4 इंटू क्यू माइनस ई बाई ए। ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा का दूसरा फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a माइनस 4 इंटू क्यू माइनस ई बाई ए। ये हो गया आपका फॉर्मूला मास नंबर के टर्म्स में, ये हो गया मास नंबर के टर्म्स में। और सेम
काइनेटिक एनर्जी y में भी जब आप m ऑफ अल्फा और m ऑफ y पुट करेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी y मिल जाएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y क्या हो जाएगा, q माइनस ई इंटू m ऑफ अल्फा। m ऑफ अल्फा कितना है 4 डिवाइडेड बाई m ऑफ अल्फा मतलब 4 प्लस m ऑफ y मतलब a माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी आपका y का कितना आ गया, q माइनस ई इंटू 4 बाई a। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी y का किसमें, मास नंबर a के टर्म्स में। तो ये सारे फॉर्मूले थे, काइनेटिक एनर्जी अल्फा का आपने निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी y का निकाल लिया आपने, मास के भी टर्म्स में निकाल लिया और मास नंबर के भी टर्म्स में निकाल लिया। लिख लीजिए। हो गया सबका, समझ में आ गया अल्फा डीके। तो ये था आपका अल्फा डीके। ये एक तरीका था जिससे आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल बनता है अपना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो को बढ़ा करके। कल हम पढ़ेंगे दूसरा तरीका बीटा डीके, जिसके थ्रू आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल से स्टेबल बनता है। ठीक है, तो चलिए अब कल हम लोग मिलते हैं।